नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल से महाकुंभ मेले की शुरुआत हो जाएगी, जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइंस को भी जारी किया है, जिसमें 12 राज्यों से उत्तराखंड आने वाले जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उन्हें अपनी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट जरूर लानी होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको महाकुंभ मेले में शामिल होने का मौका शायद ना मिले। इसके साथ ही सरकार ने लोगों से अपील की है कि 60 साल से ऊपर वाले और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ गर्भवती महिलाएं संक्रमण को देखते हुए निकलने से बचें। अब सवाल यह है कि वो कौन से राज्य होंगे जहां से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ सरकार ने कोरोना रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात, इन राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं से रिपोर्ट मांगी है। और इसके पीछे का कारण एक ही है, इन राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में इन राज्यों से आने वाले लोगों पर नजर रखने और दूसरों को सुरक्षित बचाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। तो ये वो स्टेट्स हैं जहां पर रेशियो कोविड पॉजिटिव्स का ज्यादा है, तेजी से जहां मामले बढ़ रहे हैं। चाहे हम गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें। भारती सकलानी हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। भारती, दोनों ही पहलू हैं, कोविड पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार तैयारियों की बात बताइएगा, किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर? देखिए जीनत, तैयारियों के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं हरिद्वार की, खासतौर पर हम बात करें भूपतवाला गीता कुटीर आश्रम में ही कल हमने देखा कि किस तरीके से कई लोग वहां पर पॉजिटिव आए हैं। उसके बाद कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन यहाँ पर बनाने के ऑर्डर सीएम की तरफ से दे दिए गए थे। तो अब उसी दिशा में यहाँ पर काम चल रहा है, ताकि अगर यहाँ पर कोई भी केसेस आते हैं सामने तो उन लोगों को कंटेन किया जा सके। अब बात हम यहाँ पर करते हैं कि जो सतर्कता यहाँ पर बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर एसओपी कल जारी हो ही गई 12 राज्यों के लिए, जैसा कि अभी आपने खुद भी बताया कि ये वही राज्य हैं जहाँ पर केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र की बात कर लें, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से जो लोग भी यहाँ पर आएंगे उनको अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लानी ही होगी। अब सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है बिना नेगेटिव रिपोर्ट के, तो क्या कार्यवाही यहाँ पर की जा सकती है। तो उस दिशा के लिए भी यहाँ पर ये साफ कर दिया गया है कि पहले तो अपनी आरटी-पीसीआर की आप रिपोर्ट लेकर आइए नेगेटिव, और अगर कोई नहीं लाया है तो प्रशासन रैंडम चेकिंग कर सकता है। टेस्टिंग के लिए उसको कहा गया है कि यहाँ पर टेस्टिंग उस व्यक्ति की जाए जो बिना रिपोर्ट के आया हुआ है, और अगर पॉजिटिव आता है वो व्यक्ति तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत यहाँ पर कार्यवाही की जाएगी। तो ये सख्ती यहाँ पर देखने को मिल सकती है जीनत कल से। बिल्कुल, 12 राज्यों का भी जिक्र हो रहा है और इस तरह की सख्ती। भारती, अब क्योंकि कल भी देखिए एक आश्रम से जो है 30 से ज्यादा केसेस सामने आ जाते हैं, बंद करना पड़ता है। एक तो ठीक है कि आपने बाहर से आने वाले राज्यों के लिए ये व्यवस्था की है, जो ऑलरेडी मौजूद है उस पूरे क्षेत्र में, कुंभ क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, वहां के लिए क्या इंतजाम है? क्योंकि वहां पर तो पहले से जो लोग हैं उनमें भी कुछ के सिम्टम्स ऐसे ही मिल रहे हैं। बिल्कुल, और वहां पर भी जो केसेस आ रहे हैं उसके लिए अब यहाँ पर टीम बैठाई जा रही है, जो कि रैपिड टेस्ट यहाँ पर करेगी। आरटी-पीसीआर टेस्ट तक के लिए भी यहाँ पर कह दिया गया है कि वो बढ़ाया जाए, सैंपलिंग यहाँ पर बढ़ाई जाए, और जो लोग भी आ रहे हैं ये निगरानी यहाँ पर की जाए कि चाहे अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, बस अड्डे से आ रहे हैं, तो वहां पर भी सैंपलिंग के लिए टीम्स बढ़ा दी गई है। तो अभी तक तो जो लोग आ गए वो आ गए, लेकिन हाँ, आज देर शाम से और कल से ये कहा जा सकता है जीनत की और ज्यादा सख्ती यहाँ पर बढ़ाई जाए, ये प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनके लिए भी अब यहाँ पर टीम्स बैठाई जा रही है जो कि रैंडम सैंपलिंग करेगी। ठीक, ये बहुत जरूरी भी है। बहुत शुक्रिया भारती आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, जो बाहर से आ रहे हैं उन पर भी नजर रखनी है, साथ ही साथ जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनमें कुछ ने लापरवाहियां की हैं कि मामले इतने बढ़ रहे हैं, तो उनके बीच में भी अब प्रशासन नई नीतियों के साथ आएगा ताकि उनके भी टेस्ट किए जा सके। हरिद्वार से खबर है, जहां ट्रैफिक जाम पर एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की। सीपीयू की कार्यशैली से नाराज होकर कार्रवाई की गई है। जाम की समस्या को लेकर एसएसपी ने 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 9 कांस्टेबल सस्पेंड कर दिए हैं। देर रात निरीक्षण के दौरान रानीपुर मोड़ पर जाम मिलने पर यह कार्रवाई हुई है।
तो जैसा हमने जिक्र किया था अभी कोविड की बात करते हुए, हरिद्वार महाकुंभ में गीता कुटीर आश्रम में 32 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। एक साथ 32 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। आश्रम को सील करना पड़ा। यह आश्रम भूपतवाला इलाके में मौजूद है। कुंभ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मेलाधिकारी ने अपील की है कि आश्रम में आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग अवश्य कराएं। ठीक है भाई, ये हरिपुर कला में जो आश्रम है गीता सदन, वहाँ पर 32 श्रद्धालुओं का पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जो भी बड़ी चिंता की विषय है। इस संबंध में मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, जो भी आश्रम है हमारे, जितने भी सब सरोवरों पर जैसा आप जानते हैं सभी आश्रम हैं, सभी के संचालकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वहाँ पे जो भी यात्री या श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं उनकी कम से कम थर्मल स्क्रीनिंग कराएं। जैसा और सिर्फ आश्रम ही नहीं, टिहरी के ताज होटल में अभी तक 83 लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जबकि दूसरे लोगों की रिपोर्ट का इंतजार है। कुल 97 लोगों का तो स्टाफ ही है। होटल ताज में 203 लोगों के सैंपल लिए गए थे ओवरऑल। और कोरोना संक्रमितों में ताज के कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें ऋषि लोक कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए सीएमओ ने प्रशासन को लेटर भेजा है, जिसमें डीएम स्तर पर भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। सैनिटाइजेशन के बाद ताज में नया स्टाफ भेज दिया गया है। ताज होटल के 83 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता चला गया और ये पहले 10, फिर 20, फिर उससे ज्यादा और फिर अब 83 स्टाफ पॉजिटिव है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नेगी को खांसी की शिकायत हुई थी, जिसके बाद बेस अस्पताल कोटद्वार में उनका कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। पूर्व मंत्री देहरादून के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कोरोना की चपेट में आए हैं। हरीश रावत में कोरोना संक्रमित होने से पहले कोटद्वार भी पहुंचे थे और उनकी सुरेंद्र सिंह नेगी से मुलाकात हुई थी। पूर्व मंत्री के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके संपर्क में आए लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। हरीश रावत भी पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। ये क्योंकि इनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने अपील भी की थी कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपने टेस्ट करा लें। तो माना जा रहा है कि शायद संपर्क में आने की वजह से सुरेंद्र सिंह नेगी भी पॉजिटिव हुए हैं। भी पॉजिटिव केस आए हैं तो उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमने करी है। तो उसमें जो है उसी की वजह से, एक तो अवेयरनेस की वजह से भी बढ़ी है संख्या, और मेरे ख्याल से सेकंड लेयर आ रही है, तो इसलिए भी संख्या बढ़ रही है। तो दोनों ही कारण है, संपर्क में आना और सेकंड वेव तो खैर डरा ही रहा है। कुंभ मेले में तैनात डॉक्टरों पर लगे शराब पीकर ड्यूटी करने के आरोप। मेले के बेस अस्पताल में पावन धाम में डॉक्टर पीके मेहता तैनात हैं। शराब पी हुए डॉक्टर साहब का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। मेला स्वास्थ्य अधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। ये ड्रिंक पीकर यहाँ ऑन ड्यूटी है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये क्या बोलूं बताओ आप? नहीं, आप बताएं ना फिर। देहरादून में 2 अप्रैल से शुरू होने वाले झंडे जी मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी है। झंडे जी मेले को लेकर श्रद्धालु देहरादून पहुंचने लगे हैं। मंगलवार को झंडे जी का गिलाफ सिलने का काम शुरू हो गया था। महिलाएं सिलाई मशीन की मदद से गिलाफ तैयार करने में लगी हुई हैं। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर महंत देवेंद्र दास ने सभी संगतों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि कोरोना को लेकर सतर्क रहें और गाइडलाइंस का पालन करें। इस समय कोविड-19 पेंडेमिक के कारण, महामारी के कारण हमने विशेष सावधानियां बरती हैं और केवल धार्मिक अनुष्ठानों को हम संपन्न करा रहे हैं। और उसके लिए हमने सीमित संख्या में संगतों को बुलाया है। जो जवान हैं 25 से और 50 वर्ष के बीच, उनको बुलाया है। 13 अप्रैल को हरिद्वार की हर की पैड़ी पर सिख समुदाय के कूच का ऐलान टल गया है। हर की पैड़ी पर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी की मांग को लेकर लंबे समय से सिख फेडरेशन कोशिशें कर रहा है। इस क्रम में हर साल बैसाखी के मौके पर बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु हर की पैड़ी पर कूच करते थे। इस बार महाकुंभ की वजह से 12 अप्रैल को बड़ा शाही स्नान है। कुंभ मेला पुलिस की पहल के बाद सिख फेडरेशन के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बब्बर ने यह कार्यक्रम रद्द करने का फैसला लिया है। हरिद्वार के मेला नियंत्रण कक्ष में सिख फेडरेशन के प्रमुख पदाधिकारियों और आईजी मेला के नेतृत्व में हुई बैठक में यह समझौता हुआ है। यहाँ से ना निकाला जाए, समझाया है कि बहुत बड़ा कुंभ है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल के दौरान कुछ भी नहीं चाहते हम कि कोई गिरफ्तारियां हों, कुछ टकराव हो और बड़े प्यार से हो जाए। आपने जो सनातनी धर्म की जो एक प्रतीक के रूप में
जितने भी हमारे चाहे अखाड़े हैं, धर्मध्वजा और बाकी जितने भी हैं, उन सभी के प्रति एक सम्मान रखते हुए शाही स्नान के दिन आपने कहा कि उसे जो इनका आंदोलन है उसे पोस्टपोन करने पर आपने सहमति व्यक्त की। सल्ट उपचुनाव के रण का बिगुल बज चुका है। मंगलवार को बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया और दोनों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के दावे भी किए। विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद खाली हुई सल्ट सीट पर 17 अप्रैल को उपचुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी के दिवंगत सुरेंद्र सिंह जीना के प्रति लोगों में उपजी सहानुभूति को पार्टी कैश करना चाह रही है। इसलिए सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना पर दांव लगाया गया। स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी का जो योगदान है, जो उनका समर्पण रहा है अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के प्रति, वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि एक ऐतिहासिक जीत हमारी होगी। नहीं, चुनाव तो हमारे स्वर्गीय विधायक सुरेंद्र जीना जी के कार्यों के ऊपर है और उनके द्वारा जितना कार्य हुआ है उतना तो किसी भी विधानसभा में नहीं हुआ और पिछले 10 सालों में जो कार्य सुरेंद्र जीना जी ने अपने सल्ट विधानसभा में अपने परिवार के रूप में रह के काम किया है, वह उन्हीं कार्यों के अनुसार हम लोग भी चलने का प्रयत्न करेंगे और सल्ट विधानसभा को नंबर 1 पे पहुंचाने का हमारा प्रयत्न रहेगा। कांग्रेस को भी इस उपचुनाव की गंभीरता का पता है, इसलिए वो भी इस चुनाव में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए अपनी 2017 की प्रत्याशी गंगा पंचौली में अपना विश्वास बनाए रखा। कांग्रेस को भरोसा है कि गंगा की अच्छी छवि उन्हें इस उपचुनाव की वैतरणी को पार लगाने में मददगार साबित होगी। चाहे उपचुनाव हो चाहे जनरल चुनाव हो, कांग्रेस एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है और हम हर समय हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आज उपचुनाव हो रहा है, हम इस उपचुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ करके जीतने का काम करेंगे। जीत है कांग्रेस पार्टी की, 100% हम सीट को जीत रहे हैं। सर, कोई सिंपैथी वोट नहीं पड़ेगा। सिंपैथी वोट उनको क्यों पड़ेगा? वो तो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर सिंपैथी होती तो बेटे से होती या बीवी से होती, वो तो चुनाव लड़ नहीं रहे। तो सिंपैथी वोट तो मेरे पक्ष में है क्योंकि मैं पिछले साल बहुत कम वोटों से हारी हुई हूँ। 2022 से पहले सल्ट उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस जीत के लिए जद्दोजहद कर रही है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि उपचुनाव की जीत आने वाले विधानसभा चुनाव में संजीवनी का काम करेगी। न्यूज़ 18 के लिए सल्ट से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। तो सल्ट में तो बीजेपी उपचुनाव का आगाज कर चुके, लेकिन उसके लिए चुनौतियां अभी बाकी है। सबसे बड़ी चुनौती अगले 6 महीने के भीतर सीएम को चुनाव लड़ाने की। सुरक्षित सीट कौन सी हो, पार्टी के भीतर इसको लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। सांसद से सीएम बने तीरथ सिंह रावत को अगले 6 महीने के भीतर विधानसभा का चुनाव जीत कर आना होगा। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम सल्ट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो संभावनाएं भी अब समाप्त हो गई हैं। लिहाजा अब सीएम कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि फिलहाल पार्टी का पूरा फोकस सल्ट पर है। सीएम कहीं से भी चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नहीं, उसकी आप चिंता छोड़ दीजिएगा। फिलहाल तो निशाना सल्ट है। हम सल्ट पे सभी कार्यकर्ता वहाँ पर जा रहे हैं, मैं खुद वहाँ पर जा रहा हूँ और मुख्यमंत्री जी जहाँ से भी लड़ेंगे कोई न कोई दिक्कत आने वाला नहीं है और यही होंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी सीएम के लिए ऐसी सुरक्षित सीट ढूंढ रही है जहां उसे ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। विधायक महेंद्र भट्ट और हरक सिंह रावत पहले ही सीट छोड़ने का ऑफर दे चुके हैं, लेकिन दोनों ही जगह पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली में ही कोई सुरक्षित सीट तलाशी जा रही है। अभी देखिए, हमारे पास समय बहुत ज़्यादा है, अभी समय है, क्योंकि ये लगा लो कि 6 महीने के अंतराल में चुनाव होना है मुख्यमंत्री जी का। और अभी बहुत सारे प्रस्ताव भी आए हैं कि जो अपनी सीट को छोड़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को सीट दे रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का भी चुनाव होना है तो साथ साथ विधानसभा का भी होना है। तो मुझे लगता है कि कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। बहुत सारे हमारे माननीय विधायक हैं जो स्वेच्छा से अपनी सीट को छोड़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ पर चुनाव लड़ाएंगे। बीजेपी के पास समय और सीट दोनों की ही ज्यादा गुंजाइश नहीं है। सितंबर से पहले उसे सीएम को चुनाव जिताकर लाना होगा, यानी सल्ट से पार पाते ही एक और उपचुनाव जिसमें हार की कोई जगह नहीं होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।
महाकुंभ के बाद उत्तराखंड पुलिस में एसआई और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश भरने का कहना है कि कुंभ के बाद एसआई के 167 पद और पुलिस कांस्टेबल के करीब 2000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि पुलिस मुख्यालय की हरिद्वार कुंभ से पहले भर्ती पूरी करने की योजना थी, लेकिन शासन की ओर से इजाजत न मिलने और इसके बाद कोरोना संक्रमण की वजह से ये प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। जो है अभी कुंभ मेला समाप्ति पश्चात जो है तुरंत ही जो है वो करीब 2000 पदों पर कांस्टेबल की सीधी भर्ती आएगी और उसके साथ ही करीब 150 पदों पर जो है वो सब इंस्पेक्टर्स, जिसमें पीएसी और एंट और फायरमैन ये भी है सब इंस्पेक्टर्स के, उसकी भी भर्ती, सीधी भर्ती जल्द ही उसमें आने वाली है। कोविड पर जारी दिशा निर्देशों की वजह से नैनीताल एसडीएम ने बाजारों में छापेमारी की और बिना मास्क पहने कई लोगों पर कार्रवाई की। इस दौरान बड़ा बाजार में खड़े वाहनों का चालान काटा गया तो दुकानदारों को भी दुकानों से बाहर सामान न लगाने की चेतावनी दी गई। लेकिन आप देखेंगे हमने जो अभियान चलाया है पिछले 8-10 दिनों से, स्पेशली फड़ मार्केट में हम 8-10 दिनों से रोज़ हमारी टीम जा रही है और जो भी अवैध फड़ हैं, जो बिना लाइसेंस के फड़ मार्केट में बैठे हैं, उनको हटाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग डीएम मनोज गोयल ने जिला मुख्यालय के करीब बरसू गांव पहुंचे निरीक्षण किया उन्होंने यहां पर, और बरसू गांव में डीएम ने हॉर्टी टूरिज्म की संभावनाओं को लेकर ग्रामीणों से बातचीत की। निरीक्षण के बाद डीएम ने कहा है कि बरसू गांव में हॉर्टी टूरिज्म और होम स्टे की अपार संभावनाएं हैं। गांव में अवस्थित परंपरागत पठाल के घरों का जीर्णोद्धार करते हुए उन्हें होम स्टे के रूप में विकसित किया जाए। विजिट किया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर गांव है, उसमें बहुत अपार संभावनाएं हॉर्टी टूरिज्म की और होम स्टे के हिसाब से डेवलप करके, यदि पुरानी शैली के, पहाड़ी शैली के जो वहाँ पे घर बने हुए हैं बहुत ही खूबसूरत है। कुछ लोग उन्हें रेनोवेट भी करवा रहे हैं, जो उनका एक सराहनीय प्रयास भी है। फायर सीजन के लिहाज से अप्रैल, मई और जून का महीना अभी सामने है, लेकिन मार्च जाते जाते तक फॉरेस्ट फायर जितना तांडव मचा चुका है उसने सरकार की फिक्र को बढ़ा दिया है। उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं। इस आग से अभी तक पौड़ी के पैठाणी में फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड तो अल्मोड़ा में खेतों तक पहुंची आग की चपेट में आकर सास और बहू की मौत हो चुकी है। 2 लोग घायल हैं। 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल जंगल को आग अपनी चपेट में ले चुकी है। करीब 25,000 पौध और 9,000 पेड़ आग की भेंट चढ़ चुके हैं। न मौसम में परिवर्तन हुआ और न ही आग के तांडव में। प्रदेश के हर कोने में जंगल धधक रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन है, लगभग 1040 हेक्टेयर एरिया हमारा प्रभावित हो चुका है और टोटल जो नंबर ऑफ फायर हैं वो 802 हमारी पूरे प्रदेश में हो चुकी हैं, जिसमें गढ़वाल क्षेत्र में 471 हैं, 311 कुमाऊं क्षेत्र में हैं और वाइल्ड लाइफ में भी हमारी आग लगती है, 20 उसमें है। वन विभाग अब अप्रैल, मई और जून की तैयारियों में जुटा है। करीब 6000 फायर वाटर हायर किए गए। अप्रैल के महीने में 10,000 वन प्रहरी भी मैदान में उतार दिए जाएंगे। ड्रोन चलाने के लिए वन कर्मियों को ट्रेन किया जा रहा है। इसके अलावा अगले हफ्ते तक हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए जाएंगे। और ये हमारा ट्रेनिंग ड्रोन है, जिसके माध्यम से हम ट्रेनिंग जगह जगह दे रहे हैं। तो ड्रोन फोर्स को भी जो है हम लोग एक्टिव कर रहे हैं, जिससे जहाँ जहाँ फॉरेस्ट फायर की घटनाएं होती हैं उनको हम ड्रोन के माध्यम से देख सकें, उसकी प्लानिंग कर सकें, रिसोर्सेज वहाँ डिप्लॉयमेंट कर सकें और आवश्यकता अनुसार हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी लेने के लिए जो है सहमति प्राप्त हो चुकी है। जंगलों की इस आग पर खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी अपनी चिंता जता चुके हैं। पहली बार सर्दियों में जंगल धधके तो वन विभाग को भी अपने पारंपरिक तरीकों को छोड़ना पड़ा और अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।